हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड द प्योर चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। मतलब ये कि यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में कौन सा सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस के बारे में ट्रू है। तो वो चीज़ें हैं, आप रीड करिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, प्योर सब्सटेंसेज कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एकदम से सही है, क्योंकि अगर प्योर सब्सटेंस है, मान लें अगर ये सोडियम एलिमेंट है, तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एक ही काइंड का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो है सोडियम का पार्टिकल्स। तो इसीलिए हम इसको प्योर बोल देते हैं। तो ये तो एक चीज़ आपको समझ में आया कि ये प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड देखिए, प्योर सब्सटेंसेज में बी कंपाउंड और मिक्सचर। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड तो आता है लेकिन मिक्सचर नहीं आता है, तो सेकेंड तो होगा नहीं। थर्ड देखिए, प्योर सब्सटेंसेज हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। एकदम से सही है, क्योंकि अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो उसमें कंपोजिशन जो होगा सेम कंपोजिशन होगा उसके चारों ओर, मतलब सेम कंपोजिशन फैला हुआ रहेगा उसके चारों ओर। जैसे अगर मैं फिर से बताऊं, सोडियम में तो सिर्फ सोडियम का ही एटम इसमें चारों तरफ से इसमें थ्रू आउट रहेगा, इसमें इसका कंपोजिशन सेम रहेगा, सिर्फ सोडियम का ही कंपोजिशन रहेगा। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर में सिर्फ वाटर का ही कंपोजिशन होगा, मतलब सेम कंपोजिशन होगा। तो इसीलिए प्योर सब्सटेंस में हम कह सकते हैं कि हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। तो थर्ड भी सही है और वन भी सही है। फोर्थ चेक कर लेते हैं, प्योर सब्सटेंसेज कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोला है प्योर सब्सटेंसेज कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकेल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस में सारे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल आ जाएगा सिर्फ निकेल को छोड़ करके, जो कि ये गलत है। निकेल को आपको लेना पड़ता, क्योंकि निकेल भी एलिमेंट ही है। तो आप एलिमेंट, जब निकेल एलिमेंट है तो क्यों नहीं इसमें ऑल एलिमेंट तो ले रहे हो, बट आप निकेल को छोड़ रहे हो। मतलब एक निकेल को छोड़ रहे हो, मतलब आप एलिमेंट को तो छोड़ ही रहे हो। तो इसीलिए 4 नंबर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि निकेल भी एलिमेंट था, जो कि इसको भी आपको बोलना था कि ये प्योर सब्सटेंस में आएगा। लेकिन ये कह रहा है 4 ऑप्शन कि निकेल प्योर सब्सटेंस नहीं है, जो कि निकेल प्योर सब्सटेंस में आएगा, क्योंकि ये निकेल भी एलिमेंट है इसीलिए। तो आपको पता चल गया यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर होगा 1 और 3 हो जाएगा। तो आई होप कि आपने समझा कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको एग्जाम्पलर से। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। मतलब या कि रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन होगा। ये तो आपको पता चल गया। तो उसके बाद कोरोजन तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे ए नंबर में भी दिख रहा है और सी नंबर में भी दिख रहा है। तो अब सवाल ये है कि ए होगा कि सी होगा। तो यहाँ पे कोरोजन तो लिखा हुआ है, लेकिन इट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेज, जो कि नहीं, इसमें सिर्फ केमिकल चेंजेज होगा। इसीलिए यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा, इट इज़ अ केमिकल चेंजेज। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आपको पता है कि आयरन आर्टिकल्स है, अगर इसमें रस्ट लग जाता है, यहाँ पे अगर रस्ट हो जाएगा, यहाँ पे अनडिजायरेबल लेयर चढ़ जाएगा आयरन, इस आयरन के रॉड के ऊपर में, तो ये तो इसके केमिकली चेंजेज हुए हैं, ना कि फिजिकली चेंजेज हुए हैं। तो वो चीज़ें हैं, यानी ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया इस आयरन आर्टिकल्स के अपर लेयर में, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ये जो अपर लेयर में जो लेयर चढ़ जाता है ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर चढ़ जाता है, जो अनडिजायरेबल मेटल का ही लेयर होता है, वो रस्ट होता है, जो कि उस आयरन आर्टिकल्स के लिए न्यू सब्सटेंस है। और जिस प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस बन जाता है वो प्रोसेस, वो चेंजेज केमिकल चेंजेज कहलाता है। तो इसमें सिर्फ केमिकल चेंजेज होगा, ना कि फिजिकल। इसीलिए कोरोजन तो होगा ही, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा वो कोरोजन का एग्जाम्पल होता है और उसमें सिर्फ केमिकल चेंजेज होते हैं। तो सी नंबर आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। तो सबसे पहले हम मिक्सचर सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड का कैसा होता है वो जानते हैं। अगर आप सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड को मिक्स कर देते हैं तो ये जो मिक्सचर होगा वो हेट्रोजेनियस इन नेचर का होगा, क्योंकि ये जो मिक्सचर कर दोगे तो ये सोल्यूशन जो बनेगा वो कोलोइडल सोल्यूशन जैसा होगा। अब ये कोलोइडल सोल्यूशन जैसा होगा तो जाहिर है कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर का होगा, क्योंकि हेट्रोजेनियस में 2 टाइप का होता है, कोलोइडल और सस्पेंशन। तो जब ये सोल्यूशन जो है कोलोइडल सोल्यूशन जैसा बिहेवियर शो करेगा तो जाहिर है कि ये हेट्रोजेनियस इन नेचर का होगा।
अब आपको पता चल गया कि ये सल्फ़र एंड कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर कोलोइडल है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन तो टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये हेटेरोजेनियस इन नेचर का तो होगा ही, और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा। किसका सॉल्यूशन, किसका मिक्सचर, तो सल्फ़र एंड कार्बन डाइसल्फाइड का। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आंसर इसका ए होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती से हो गया, माफ़ कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो इसको पर अपना ध्यान देंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सोल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग। तो मतलब ये है कि पहले हम टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो एक्चुअली में 2 से 5%, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 से 5% जो है आयोडीन रहता है, और उसमें वाटर भी रहता है, और उसमें इथेनॉल भी रहता है। ध्यान से देखें, इन सभी का मिक्सचर होता है। तो अगर ओवरऑल ये बोला जाए कि आयोडीन जो है मिक्स्ड है वाटर इथेनॉल सॉल्यूशन में या वाटर अल्कोहल सॉल्यूशन में, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन ही टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाएगा। फिर से सुनिए, टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन प्लस वाटर प्लस अल्कोहल रहता है। ये तीनों का मिक्सचर जो होता है होमोजीनियस इन नेचर का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमोजीनियस इन नेचर का होता है। तो पूछा जाएगा कि टिंचर ऑफ आयोडीन किस टाइप का मिक्सचर है, तो होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर है। ये पूछा जाएगा कि टिंचर ऑफ आयोडीन का जो है यूज कहाँ किया जाता है, तो यूज किया जाता है जहाँ पे घाव होता है, घाव को घाव में लगाया जाता है, या फिर आपको कहीं पे कट हो गया आपके बॉडी में कोई पार्ट में कट हो गया तो वहाँ पे लगाया जाता है, या फिर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा पेन हो रहा है, कोई किसी से चोट लग गया उससे पेन हो रहा है, तो उस पेन को कम करने में, यानी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ का बिहेवियर का होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसमें मैंने बता दिया। तो इसमें बोला है कि दिस सॉल्यूशन को मेड करने के लिए क्या क्या चीज़ डिजॉल्विंग किया जाता है। तो इस ऑप्शन में मात्र एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, डी नंबर में, आयोडीन इन अल्कोहल। मतलब आयोडीन को आप डिजॉल्व करते हैं किस में, तो अल्कोहल में, तब जो सॉल्यूशन बनता है उसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। हो सकता है इसमें वाटर भी ऑप्शन रहता, मतलब आयोडीन इन वाटर अल्कोहल सॉल्यूशन, तो ये भी सही होता है। ये सिंपली दे दिया है आयोडीन इन अल्कोहल, जो कि ये भी सही है। तो आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन होमोजीनियस इन नेचर का है। तो एयर तो आप इजीली बोल देंगे कि एयर जो है होमोजीनियस इन नेचर का है। क्यों? क्योंकि एयर में जो जितने भी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, ये सभी जो है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, और यूनिफॉर्मली भी मिक्स्ड होते हैं, पूरी तरह से डिजॉल्व होते हैं, और एक दूसरे से ये इतने मिक्स्ड हो जाते हैं कि इनके पार्टिकल्स दिखता नहीं है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सारे जो है होमोजीनियस इन नेचर का है। दूसरी ये चीज़ है कि इसमें आइस भी होमोजीनियस इन नेचर का होगा। क्यों इसका जो आइस होमोजीनियस इन नेचर का होगा? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये है कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम मतलब कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली यहाँ पे मिक्स्ड है। तो यूनिफॉर्मली जब मिक्स्ड है इसके पार्टिकल्स, तो कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इन नेचर का होता है। दूसरा तरीका ये है कि आइस में इनके जो पार्टिकल्स हैं आप इजीली इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को इजीली अलग नहीं कर सकते हैं, यानी इसके पार्टिकल्स के दो जो लेयर को आप बता नहीं सकते हैं कि इसके 2 लेयर भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आइस भी होमोजेनियस इन नेचर का होगा। वुड और सॉइल हेट्रोजेनियस इन नेचर का होगा, जो कि इसको अच्छे से आप बता सकते हो, इनके पार्टिकल्स नेकेड आइस से भी आप देख सकते हो, इसीलिए वुड और सॉइल हेट्रोजेनियस में आएगा। आइस और एयर जो है होमोजीनियस में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4 दोनों होगा, जो कि आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है? सी नंबर में दिख रहा है, 1 और 4 दोनों आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर कैसे इसका लगाया जाएगा। आप कैसे इसको ऑप्शन को देख करके आंसर क्या करेंगे, आपको ये भी देखना रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज किस टाइप का चेंजेज होता है? आ चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो फिजिकल चेंजेज होगा, मतलब वो कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो वो जो है चेंजेज फिजिकल चेंजेज कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, अगर आयरन यहाँ पे आपका आयरन का यहाँ पे मेटल है या आयरन का मेटल है, इसको आप मेल्ट कर दिए हो, अगर आप इसको मेल्ट भी करोगे तो ये आखिरकार जो है ये आयरन ही मेल्ट करके बनेगा ना,
अगर मेल्ट करके भी बनेगा भी तो ये आयरन ही बनेगा, इसलिए आयरन यहाँ पे भी था, आयरन यहाँ पे भी था, कोई न्यू सब्सटेंसेज नहीं बना है, इसीलिए फिजिकल चेंजेज में आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर यहाँ पे आयरन का कोई रॉड है, इस पर रस्ट लग गया, तो जाहिर बात है कि पहले आयरन के रॉड में कुछ नहीं था, ये प्योर आयरन था, लेकिन इसी आयरन में अब रस्ट लग गया है। तो ये रस्ट जो होता है इसका फॉर्मूला Fe2O3.NH2O या HXX2O होता है। तो ये आयरन आप देख सकते हैं, ये आयरन का कोई न्यू सब्सटेंसेज बन गया है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रस्ट जो है इस आयरन मेटल के लिए न्यू सब्सटेंसेज हो गया, क्योंकि न्यू कंपाउंड बन गया, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो इसलिए हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन गया है, पहले आयरन था अब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन गया है, मतलब रस्ट बन गया है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्म हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन पे। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा केमिकल चेंजेज में आएगा। थर्ड देखिए, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड। अगर आयरन का रॉड ये है, इसको बेंड कर दिए हो, अगर आप इसको बेंड कर दोगे, मान लीजिए सर्कुलर बेंड कर दोगे, तो यहाँ पे भी आयरन ही है, यहाँ पे भी आयरन ही है, तो आयरन आयरन ही है, नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म हुआ है, इसीलिए फिजिकल चेंजेज में आएगा। अब देखो फोर्थ में, ड्राइंग वायर ऑफ आयरन मेटल। अगर इस आयरन मेटल को आप ड्रॉन कर दिए हो तो आयरन मेटल ही बनेगा। तो यहाँ पे भी आयरन, यहाँ पे भी आयरन, ड्रॉन करने के बाद भी, तो यहाँ पे भी कोई न्यू सब्सटेंसेज नहीं बना है, 4 भी फिजिकल चेंजेज में आएगा। तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेज में 1 भी आया है, 3rd भी आया है, 4th भी आया है, जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, 1, 3, 4, यानी सी नंबर आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज वैसा चेंजेज जिसमें न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें तो आप इजीली कह सकते हो कि जिसमें न्यू सब्सटेंसेज बन रहा होगा वो चेंजेज केमिकल चेंजेज में होगा। डिकेइंग ऑफ वुड, यानी वुड जो है डिके हो जाता है सॉइल में, सॉइल के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ऐसा कह सकते हो। यानी वुड जो है सॉइल बन जाएगा, मैंने डिके हो गया वुड का, तो इसलिए हम यहाँ पे वुड है, यहाँ पे सॉइल है, न्यू सब्सटेंसेज का तो हो ही गया फॉर्मेशन, इसलिए डिकेइंग ऑफ वुड में कहेंगे ये केमिकल चेंजेज होता है, यानी केमिकल प्रोसेस से वुड का डिकेइंग होता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि केमिकल चेंजेज में आएगा। बर्निंग ऑफ वुड, अगर वुड को आप जला देते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वुड जलता है, तो एक्चुअली में ये CO2 गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे वुड जो है कार्बन के फॉर्म में था, यहाँ पे CO2 बन गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि बर्निंग ऑफ वुड भी केमिकल चेंजेज में आएगा। सॉइंग ऑफ वुड, सॉइंग मतलब कटिंग होता है, तो वुड का काटना, अगर आप वुड को बहुत सारे पार्ट में काटोगे भी तो वो वुड ही बनेगा, ना कि कोई न्यू सब्सटेंसेज बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंजेज में आएगा। अब यहाँ पे हैमरिंग, हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, मतलब नेल को आप जो है उसको पीस में बदल देंगे, फिर भी वो नेल ही रहेगा। अगर आयरन का नेल है तो आयरन का ही नेल रहेगा। यहाँ पे भी न्यू सब्सटेंसेज नहीं बना है, तो इसलिए फिजिकल चेंजेज में आएगा। तो यहाँ पे केमिकल चेंजेज 1 और 2 होगा, इसलिए 1 और 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए नंबर में इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 सब्सटेंसेज है A and B वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंसेज A2B अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ए जैसे यहाँ पे देख सकते हो A और B रिएक्ट किया है तो A2B बना है कोई तो देख सकते हो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट। इस ऑप्शन में आपको इसके रिगार्डिंग जो है, इसके कंसर्निंग जो है, आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, मान लें कि ये A और B जो है रिएक्ट किया है और A2B बन गया है, यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये A है, पर्सनली A है, ये एलिमेंट है, B अकेले है, ये एलिमेंट है, लेकिन ये A-B एलिमेंट मिक्स्ड होकर के केमिकली कंबाइंड होकर के A2B बना है। तो ये कंपाउंड है, ये चीज़ आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड हुआ है फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड कंपोजिशन में। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हो कि ये तो कंपाउंड है, ये एलिमेंट है AB। अब आगे देखो, यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ो आप इसके रिगार्डिंग। देखो फर्स्ट, द प्रोडक्ट A2B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज A and B। नहीं, A2B जो है ये तो कंपाउंड है, इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा। A और B जो है ये एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा। तो ये तो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट A2B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज A and B। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है ऑप्शन। देखो सेकेंड, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। एकदम सही है, ये जो प्रोडक्ट ये है A2B, ये फिक्स्ड कंपोजिशन में है, एकदम फिक्स्ड कंपोजिशन में है, क्योंकि ये कंपाउंड है
और कंपाउंड में जो एलिमेंट रहते हैं उसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, उसका फिक्स रेशियो होता है, इसलिए हम कहेंगे कि प्रोडक्ट विल ऑलवेज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। अब आगे थर्ड देखो, द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नोट बी क्लासीफाइड एज अ कंपाउंड। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है क्या उसको हम कंपाउंड में क्लासीफाइड नहीं करेंगे? तो नहीं, ये तो कंपाउंड ही है, इसको कंपाउंड में ही क्लासीफाइड करेंगे ना, क्योंकि A2 भी तो कंपाउंड है, तो कंपाउंड में क्लासीफाइड तो करना है। लेकिन थर्ड बोल रहा है कि नहीं, हम कैन नोट बी क्लासीफाइड एज अ कंपाउंड, जो कि ये भी गलत है। फोर्थ देखिए, फोर्थ कहा है द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट। तो प्रोडक्ट क्या ये एलिमेंट है? नहीं, ये तो कंपाउंड है, इसीलिए फोर्थ भी गलत हो गया। इसका आंसर कौन कौन सा गलत है? 1 गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। किस ऑप्शन में है 1, 3, 4? सी नंबर ऑप्शन में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 केमिकल स्पीसीज X and Y combine together to form a product P which contains both X and Y। मतलब ये हुआ कि कोई 2 स्पीसीज है X and Y, ये कंबाइंड हो करके P बनाया है, और जो P कंटेंस किया है X and Y दोनों को। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स वाई कंबाइन किया, XY बन गया, जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। बात तो यही हुआ। तो आप बताओ, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, अब 2 एलिमेंट मिक्स्ड हो गया तो ये कंपाउंड बनेगा। अब जाहिर है केमिकली कंबाइंड हुआ है तो ये कंपाउंड होगा ही, P तो कंपाउंड है, मतलब XY क्या है? कंपाउंड है। अब देखें यहाँ से क्यों हम इसको बोले हैं कि XY एलिमेंट है, क्योंकि ये XY के बारे में क्लू दे दिया है। XY कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस। यानी XY को आप इसके सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि XY जो है एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट को ही हम उसके सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी प्रोसेस से, इसीलिए हम XY को एलिमेंट बोल दिए। तो अब X एंड Y जब एलिमेंट है तो जो कंबाइंड होगा केमिकली, तो वो तो कोई कंपाउंड ही बनेगा जिसको P से डिनोट किया है, जिसमें XY दोनों है। अब आगे ऑप्शन पढ़िए, P इज अ कंपाउंड, एकदम सही है, P कंपाउंड है जिसमें XY दोनों केमिकली कंबाइंड है। उसके बाद देखिए कहा है X एंड Y आर कंपाउंड, नहीं, X एंड Y तो अलग अलग एलिमेंट है। थर्ड, X एंड Y आर एलिमेंट्स, यस X एंड Y एलिमेंट्स है। फोर्थ, P हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, यस P हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, क्योंकि जो कंपाउंड है वो जो कंपाउंड जो है, कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन होता है उसके पार्टिकल्स का। यानी कंपाउंड जो होता है, जैसे वाटर जो है, वाटर में जो है वाटर का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ऐसे समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये वाटर है, वाटर अगर कंपाउंड है तो इस वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है, इसमें पूछा था कि कौन सा आंसर इसमें सही है, ऐसा या कौन सा आंसर इसमें होना चाहिए, तो P ये 1 नंबर आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखो थर्ड होना चाहिए और फोर्थ होना चाहिए। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। और आप सबसे ज़्यादा बेहतर ये समझो कि इसमें जो आपको एक कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑप्शन इसी तरीके से बनाया जाएगा। पहले तो ऑप्शन 4 ऊपर में दिए जाएंगे, फिर 4 ऑप्शन बनाया जाएगा, एक से अधिक आंसर सही रहेगा। आपको कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना रहता है। हो सकता है 2 ही आंसर सही हो सकता है 3 ही आंसर सही हो सकता है सिर्फ 1 ही आंसर सही हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।